हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के व्याख्यान श्रृंखला में। पिछले व्याख्यान में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। साथ ही साथ हम लोग ने पिछले व्याख्यान में मेथड ऑफ कंट्रोल, इंटरनल वैलिडिटी की बात की थी। आइए, और आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी की। अगर आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और इसको आसानी से आप अपने शोध कार्य में यूज कर सकते हैं। आइए, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पार्ट 4। पिछले व्याख्यानों में, जैसे मैंने अभी बताया, मेथड ऑफ कंट्रोल के डिस्कस किया था हमने, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोल, इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसकी बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता। एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्चुअली रिलेटेड होती है, आप जब भी अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहते हैं, मतलब आप अपने परिणामों को सामान्यीकरण करना चाहते हैं, है ना, और आप उसको डिफरेंट सिचुएशन में अगर कर पाते हैं तो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होगी? बहुत हाई है। ठीक है। परंतु जैसा भी हमने बात की थी पिछले व्याख्यान में, आंतरिक वैधता की, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी किससे रिलेटेड होती है? इंटरनल वैलिडिटी रिलेटेड होती है आपके जो स्वतंत्र चर होते हैं और आश्रित चर होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है ना, उन उन रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जबकि बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी, डिपेंड करती है, कंसर्न करती है उसके यूजफुलनेस से, कि आप जो भी रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, वो रिजल्ट कितने, या जानकारी जो भी आपने अपने शोध कार्य से प्राप्त की है, वो कितनी यूजफुल है ना। इट कंसर्न विद द यूजफुलनेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आउटसाइड द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। ठीक है। आपके कितना उपयोगी है ना। जैसे मैंने भी बताया कि अगर आप उसका सामान्यकरण करना चाह रहे हैं, जनरलाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या आप डिफरेंट सिचुएशन में उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई लेवल पे है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसकी वैलिडिटी इतनी हाई लेवल पर नहीं है, कम है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बाह्य वैधता होती है, उसको भी बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, है ना। थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। किससे थ्रेट्स आते हैं? जो भी हम ट्रीटमेंट की इंटरेक्शन, मतलब इंतक्रिया कर रहे हैं, जो भी हम उपचार दे रहे हैं, उपचार को किस प्रकार से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, है ना। तो इंटरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स टेस्टेड, इन बच्चों के ऊपर, मतलब आपके विषय क्या है, कौन है, उनको किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उपचार दे रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ उनके कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का या स्पेशल टाइप का आप कौन सा टेस्ट उनके ऊपर लगाकर फिर आप उसका मापन कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। द स्पेसिफिक सेटिंग, आपने किस प्रकार से आपने जो प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी आपने सेटिंग किस प्रकार से की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाह्य वैधता के लिए। इन विच द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट, है ना, जिसमें आप प्रयोग कर रहे हैं। और द टाइम इन हिस्ट्री, है ना, किस समय, कितने समय, कितने पहले लिया था, फिर कितने बाद में लिया, है ना, व्हेन द स्टडी इज डन, जब हो जाती है। तो इन चीजों का हमेशा वाह्य वैधता पर के घटने बढ़ने पर अपन बोल सकते हैं थ्रेट होता है। ठीक है। ये कैसे होता है, इस चीज को आगे अपन समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स होते हैं जो कि, जिनके कारण कि हम कह सकते हैं कि हमारे वाह्य वैधता को खतरा है। इनको हमको नियंत्रित करना होगा, इनको हमको कंट्रोल में रखना होगा, ताकि आप उसको सही सही काम कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, किस चीज का थ्रेट है यहाँ पर? आप जो भी अंतः क्रिया दे रहे हैं, या जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, है ना, सिलेक्शन करते समय और ट्रीटमेंट करते समय, है ना, इन सब के कारण भी वाय वैधता को थ्रेट्स होते हैं।
ठीक है। जब आप इन सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपने किस तरीके से किया स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। क्या आप उसको रूरल एरिया से ले रहे हैं या अर्बन एरिया से ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इज थ्रेटन्ड when subjects are not selected according to specific characteristics or for एग्जाम्पल। अभी अपन बात करते हैं, परंतु इस चीज को पहले आप समझें, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आप जब भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, जैसे अपन उन्हें सैंपल के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, न्यायाधीश के बारे में, न्यायाधीश चयन प्रक्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब भी अपन ने ये बात की थी कि इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप न्यायाधीश चुन रहे हैं। तो यही यहाँ पर यही बात की गई कि आपकी जो प्रयोग है उस प्रयोग की वाय वैधता को खतरा होता है। और जब आप सिलेक्शन करते समय जो भी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं सिलेक्शन करने की, किसी भी सब्जेक्ट को, उसका ध्यान नहीं रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑन साइंस कंसेप्ट ऑफ 9th क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड ऑफ भोपाल। ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, किस चीज का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का प्रभाव देखना चाह रहे हैं। किसके ऊपर, साइंस के कंसेप्ट के ऊपर इसका प्रभाव देख रहे हैं, और 9th क्लास के स्टूडेंट से। अब आपने इस प्रॉब्लम के लिए, इस समस्या के लिए या इस प्रयोग को करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है। सब्जेक्ट का चुनाव करते समय आपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप अर्बन एरिया का ले रहे हैं या रूरल एरिया का ले रहे हैं, जेंडर कौन सा ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं, है ना, या फिर आप सरकारी स्कूल ले रहे हैं या गैर सरकारी स्कूल ले रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड ले रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड ले रहे हैं, एमपी बोर्ड ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है कि इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन, आपने सिलेक्शन कैसे किया, विषयों का चुनाव कैसे किया, और उनको ट्रीटमेंट कैसे, तो इनके इंटरेक्शन से सिलेक्शन और ट्रीटमेंट, जैसा आप बस विषय लेंगे, ट्रीटमेंट का प्रभाव उनके ऊपर वैसा ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर, इंटरेक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। जो थ्रेट होता है दूसरा क्या होता है कि आप प्रयोग करते समय आप क्या कर रहे हैं, कुछ उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अचीवमेंट को देखने, जैसे यहाँ पे यही एग्जांपल लिया हुआ, तो इसमें साइंस के कंसेप्ट का आप देखने के लिए आपने वहां पे टूल बनाया, ठीक है, साइंस अचीवमेंट टेस्ट बनाया, ठीक है ना। और फिर ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, इसका इफेक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में बी अफेक्टेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसके इंटरेक्शन से भी हमारी वह वैधता प्रभावित होती है। रिसर्चर यूज ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइन। हमारी टेस्टिंग करते समय आपने क्या यूज किया, सिर्फ पोस्ट टेस्ट लगा रहे हैं और प्री टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपने प्री टेस्ट से पहले आपको पोस्ट टेस्ट लगाया, आपने ट्रीटमेंट डायरेक्ट, आपने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया, चुनाव किया, ठीक है, और उनके ऊपर आपने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। एक को आपने कंसेप्ट अटेंडेंट मॉडल से साइंस पढ़ाई, और दूसरे समूह को, जो कंट्रोल ग्रुप था, नियंत्रित समूह था, उसको आपने व्याख्यान विधि से पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, सिर्फ डायरेक्ट, जब आपका उपचार कंप्लीट हो गया 1 महीने का, उसके बाद आपने पोस्ट टेस्ट लगा दिया, परंतु आपको नहीं मालूम था कि उसके पहले बच्चे किस जगह पे खड़े थे। सब्जेक्ट आपके पढ़ाने शुरू करने से पहले, ट्रीटमेंट से पहले उनकी स्थिति क्या थी वास्तव में, ये नहीं पता। तो इससे क्या होता है, ऐसी स्थिति में इट इंक्रीजेस थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, यहाँ पे वाय वैधता, है ना, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप फिर अपने परिणामों का सामान्यीकरण नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, केवल आप एक ही टेस्ट को यूज कर रहे हैं। तीसरा होता है खतरा, इंटरेक्शन ऑफ सेटिंग एंड ट्रीटमेंट। आप किस प्रकार की सेटिंग कर रहे हैं, प्रयोग करने की, एक्सपेरिमेंट करने की सेटिंग आपकी किस प्रकार की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, फॉर जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स, है ना, आप सामान्यकरण करना चाहते हैं अगर आपने फाइंडिंग्स के परिणामों का, तो ऑफ द रिसर्च नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक, देखो यहाँ पर, हाँ, आप जब भी किसी भी, जैसे कंसेप्ट अटेंड मॉडल को हम बोल रहे हैं कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को से अगर हम साइंस को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, या हमारे विद्यार्थियों का
कंसेप्ट साइंस का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल से पढ़ाने से ज्यादा अच्छा होता है। इसको आप सामान्यकरण करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट ऐसा है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी स्थिति हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के ऊपर काम किया, भोपाल, ठीक है। भोपाल में भी आपने केवल मध्य प्रदेश में भी केवल आपने एक ही शहर पे काम किया, ठीक है ना। परंतु अब यहाँ बात कर रहे हैं कौन से फैक्टर है, अदर स्टेट्स, कुछ दूसरे भी आपके वहां पर स्टेट्स है, डिफरेंट एरियाज हो गए, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर, है ना, बच्चा किस फैमिली से आ रहा है, हाईली एजुकेटेड फैमिली है, एवरेज है, या फिर बिलो एवरेज, है ना, जहां पर माँ बाप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है, उसका खुद का व्यक्तित्व, और उसका स्कूल, किस स्कूल के बच्चों के ऊपर आप देखना चाह रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। अफेक्ट्स द ओनली कंडीशन इज रिप्लिकेटिंग द सेम रिजल्ट। अब देखिए, ऐसी स्थिति में जब आपने क्या किया कि केवल आपने भोपाल पे किया, सीबीएसई बोर्ड पे किया, और आपने सिर्फ पोस्ट टेस्ट इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ पर सेटिंग भी आपने आपके आपने इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा है, ठीक है ना, कुछ ही एक आध फैक्टर्स को आपने लिया, बाकी चीजों को नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आपके पास केवल एक ही स्थिति रह जाती है। कब जनरलाइज हो सकता है, सामान्यकरण कब किया जा सकता है परिणामों का, जब आप उसका रिप्लिकेटिंग करेंगे, है ना। जो रिसर्च आपने की उसी रिसर्च को किसी दूसरे ने और की, आगे की, फिर और दो लोगों ने की, तीन लोगों ने की, और फिर वो जब रिप्लिकेट कर रहे हैं, बार बार उस शोध को कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सेटिंग में, तो सेम रिसर्च इन डिफरेंट सेटिंग, है ना, कर रहे हैं, देन कंट्रोल एक्सटर्नल वैलिडिटी, तब अगर अब भी आपका परिणाम वही आता है ना, तो ऐसी स्थिति में आपकी बाह्य बाह्य वैधता को आप नियंत्रित कर पाते हैं। समझ में आ रही थी बात, कैसे कर पाएंगे, कि अगर जब तक हम, आपने परिणाम, आपने जो रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक ही जगह किया, परंतु आप उसको अलग अलग जगहों पे, दूसरे ने किया, दूसरे रिसर्चर ने किया, तीसरे, ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स ने अलग अलग सेटिंग में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में उस रिसर्च को किया, और तब भी फाइंडिंग्स हमको एक सी मिल रही है ना, तो ऐसी स्थिति में आप जो बाह्य वैधता है उसको काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद खतरा होता है इंटरेक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, आप जो उपचार दे रहे हैं और समय, ठीक है ना। तो टाइम फैक्टर डेवलप्स थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, है ना, कितना समय हुआ, कितने समय पहले, है ना, तो उसका प्रभाव भी बाह्य वैधता पे बहुत ज्यादा पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टुडेज रिजल्ट ऑफ अ स्टडी इज क्वाइट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जैसे मान लो आज आपने जो किया, जैसे कोई भी स्टडी आप आज कर रहे हैं, जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का ही फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया, ठीक है ना, ये 25 साल पहले किसी ने किया था, ठीक है ना। हम कहें कि वही रिजल्ट अगर आज के संदर्भ में सही होंगे, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, ठीक है ना, हमको उसको दोबारा फिर करना होगा, उस स्थिति में हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर प्रभाव डाल रहा है ना, इतने साल पहले कैसी स्थिति थी, कैसी परिस्थितियां थी, उन सबका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। या जो भी आप उपचार देना चाह रहे हैं, बच्चे ने बहुत सारे रिसर्चर्स उनके पास आते हैं, उसने इस तरह का उपचार पहले भी लिया है, तब उसका भी प्रभाव आपके परिणामों पर पड़ता है, ठीक है। तो टाइम फैक्टर डेवलप्स थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, समय जो है उसके कारण भी बाह्य वैधता को खतरा होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। बात करेंगे रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, है ना। जो भी हम प्रयोगात्मक शोध के लिए जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसका रिएक्टिव इफेक्ट होता है। रिएक्टिव इफेक्ट कैसे, रिएक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा बात को समझेंगे। इट कंसर्न टू चेंज इन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर, है ना, मेकिंग एन आर्टिफिशियल और अननेचुरल, और solely because they know being studied or are in a research environment, also called observed effect of Hawthorne effect, है ना। रिएक्टिव इफेक्ट में सब क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है, उनका जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर कई बार अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है ना, अनयूजुअल बिहेवियर, ना, मेकिंग इट आर्टिफिशियल और अननेचुरल। या सिंगल सब्जेक्ट के, अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर देख रहे हैं तब भी अलग दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसको स्टडी कर रहे हैं,
तो यहाँ पर जो उस एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है बिहेवियर, उसका इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। तो इसको क्या कहते हैं अपन, इस तरह के व्यवहार को कहते हैं ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ हॉथॉर्न इफेक्ट, है ना, जो कि बाह्य वैधता को प्रभावित करती है। ठीक। एक्सपेरिमेंटल बायस और हॉथॉर्न इफेक्ट, जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, ये क्या होता है, ठीक है ना। जब भी प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या जो सब्जेक्ट है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या उसने पहले उस चीज को किया हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है उसका इफेक्ट बदल जाता है। इट कंसर्न बायस, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित है, दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू स्टडी बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ आइदर द सब्जेक्ट्स और द एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। अगर जो जो प्रयोग करता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उसने पहले से कुछ सोचा हुआ था कि ऐसा है, ऐसा होगा, परंतु हो सकता है सब्जेक्ट भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि इसमें ऐसा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। कई बार सब्जेक्ट्स होता है, वो क्या करता है, जो प्रयोग करता है उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली प्रयास करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। कैसे, इसको एक्चुअली जो कंसेप्ट आया था हॉथॉर्न का, कहाँ से आया था, कहा ये कंसेप्ट इन 1924 टू 1927, है ना, 1924 से लेकर 1927 तक ये काम हुआ था, हॉथॉर्न वर्क हुआ था। डिवीजन ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने किया था शिकागो में। यहाँ पे रिसर्चर थे जो क्या, किस बात पे इंटरेस्टेड थे, वो इस बात में इंटरेस्टेड थे इन स्टडिंग हाउ वेरियस लेवल ऑफ इल्यूमिनेशंस फैक्ट्स वर्कर्स आउटपुट। हम इल्यूमिनेशन दे रहे हैं अलग अलग वर्कर्स को, अलग अलग तरह का, तो उनको कितना, किस प्रभाव, किसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट दे डिड, है ना। मतलब हम अलग अलग तरह का उनको इफेक्ट दे रहे हैं, उस इफेक्ट का उनके आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या, किसका आउटपुट, मतलब आउटपुट अलग अलग वर्कर का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्टडी का। तो यहाँ पे लोअरिंग लाइट और रेजिंग लाइट, उन्होंने लाइट को बढ़ाया और कम किया। द वर्कर इंक्रीज प्रोडक्शन, है ना। तो किस प्रकार के वर्कर्स का यहाँ पर उनका जो आउटपुट है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हॉथॉर्न। इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, हॉथॉर्न इफेक्ट। विच इज टेंडेंसी ऑफ पर्सन, एक्चुअली होता क्या है ये, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन हु आर सिंगल्ड आउट, है ना, फॉर स्पेशल अटेंशन। आपने क्या किया, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपने स्पेशल अटेंशन दिया, और उसको आपने अलग तरीके का उसको अटेंशन दिया उसको। तो अटेंशन से क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्लासरूम में आप बात करेंगे, क्लासरूम में अगर टीचर किसी भी बच्चे के ऊपर अटेंशन देती है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा ज्यादा अटेंटिव हो जाता है। जब वो अटेंटिव हो जाता है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है ना। तो वो आर सिंगल्ड आउट फॉर स्पेशल अटेंशन टू परफॉर्म बेटर merely because of the expectations। क्योंकि वहां पर क्लासरूम के, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो टीचर के एक्सपेक्टेशन उस बच्चे के लिए प्रति ज्यादा बढ़ गए। तो एक्सपेक्टेशन के कारण बच्चा काम अच्छा करने लग गया। घर में कई बार पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को, वो बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, यू आर एबल टू डू दिस, है ना, आप कर सकते हो। तो वहां पर बच्चा क्या होता है, वो अब उस बात को सुनते सुनते उसके ऊपर उसका इफेक्ट होना शुरू होता है। तो बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस क्रिएटेड बाय द सिचुएशन, सिचुएशन के द्वारा वो हमने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया, उस एक्सपेक्टेशन के कारण उस स्टूडेंट ने, उस वर्कर ने अपना परफॉर्मेंस, अपना आउटपुट बढ़ाकर हमको दिया। तो दिस इज अ हॉथर्न इफेक्ट, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना, एक्सपेरिमेंटल बायस हो जाता है, मतलब प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है उसके भी एक्सपेक्टेशंस है, कई बार जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट थ्रेट होता है प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, एक्चुअली ये होता है कि हम मान के चल रहा है, या सब्जेक्ट ऐसा मान के चल रहा है कि उसको रियल में ही चीज दी जा रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इट इज एनीथिंग दैट सीम्स टू बी रियल बट इज नॉट, है ना, परंतु वो वास्तव में नहीं होता, है ना। सूडो बोल सकते हैं, है ना। हम उसको दे रहे हैं कुछ और, जैसे कई बार एक्चुअली प्लेसबो इफेक्ट जो है मेडिकल लाइन में ज्यादा यूज होता है, जहां पर कि ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ना, जो पिल्स दे रहे हैं, जब दवाइयां दे रहे हैं, उस दवाइयों को उनको बंद करके उनको उसका इफेक्ट को देखना कि इसको स्टॉप करने के बाद क्या होता है, परंतु पेशेंट को वो नहीं बता रहे हैं, है ना।
कि तुम्हारा ये हमने स्टॉप किया, उसको दूसरी चीज दे रहा है, सप्लीमेंट, है ना। या इंजेक्शन लग रहे हैं तो उसको वहां पर केवल नॉर्मल इंजेक्शन लगा दिया, उसको दवाई वाले इंजेक्शंस नहीं दिया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार क्या होता है कि उस सब पेशेंट को लग रहा है कि मुझे वास्तव में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, परंतु उसको वास्तव में ट्रीटमेंट वो नहीं दिया जा रहा, परंतु उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टूडेंट बिलीव इन लर्निंग मेथड, है ना। जब आप देखते हैं क्लासरूम में, अगर इसकी बात करें, तो स्टूडेंट के अंदर से उसकी जो बिलीफ्स हैं, है ना, वो इस पे विश्वास करता है कि जो लर्निंग मेथड है, टूल है, और देयर ओन पोटेंशियल, है ना, स्टूडेंट का खुद का अपना कितनी क्षमता है, कितना वो पोटेंशियल वहां पे लगा पा रहा है ना, वो कौन से टूल्स उसके ऊपर यूज किए जा रहे हैं, लर्निंग मेथड है, उसके लिए उसको पूरा विश्वास है कि मैं इसको यूज करूंगा, ये मैं ऐसा करूंगा तो मुझे आउटपुट ज्यादा अच्छा मिलेगा, है ना। तो लीड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिकली उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ना, रिगार्डलेस ऑफ द मेथड एक्चुअली इफेक्टिवनेस। जो मेथड है, उस मेथड से हम दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, परंतु दूसरे बच्चों के ऊपर इफेक्ट इतना नहीं हो रहा है, परंतु जो बच्चा अपने खुद की बिलीफ पर, है ना, अपने विश्वास पर काम कर रहा है, तो वहां पर इम्प्रूवमेंट ज्यादा बेटर मिलता है। इसको एक और सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी भी व्यक्ति को अगर स्नेक काटता है ना, और उसको उसने देखा नहीं, अगर उसको डॉक्टर्स कहने आपको स्नेक ने नहीं काटा है, तो स्नेक बाइट का इफेक्ट उसकी बॉडी में नहीं के बराबर होता है ना। परंतु अगर पहले से डर जाए कि तुमको स्नेक काट लिया है, और स्नेक ने काटा भी नहीं है, तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट, जो कि वास्तव में लगता जरूर है कि सही में है, परंतु वो होता नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद है मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस। जब ऐसी इसमें जब आप किसी भी सब्जेक्ट पर, कोई भी विषय जो है, रिसीव टू और मोर ट्रीटमेंट, है ना, लगातार अपन एक के बाद अलग अलग प्रकार का उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इन एज इन रिपीटेड मेजर, है ना। जैसे अपन ने पिछले वाले में आपको याद होगा, रिपीटेड मेजर मतलब लगातार, हम पहले स्पीच थेरेपी में दे रहे थे आपको, पहले ए ए बी सी दिया, फिर बी सी डी दिया, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार का घुमा के दे रहे हैं। तो देयर में भी आप कैरी ओवर इफेक्ट होता है ना। एक जो पहले दिया था, उसका इफेक्ट आपका क्या हो रहा है, कैरी ओवर हो रहा है सेकंड वाले में भी। फिर आपने फिर तीसरी बार फिर बदल दिया, तो वो फिर थोड़ा सा बहुत इफेक्ट डाल रहा है। तो क्या कहलाता है? कैरी ओवर इफेक्ट बिटवीन ट्रीटमेंट। जो अलग अलग ट्रीटमेंट दिए था, उनका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, प्रभाव डाल रहा है। सच रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज। ऐसी स्थिति में आप अपने जो परिणाम आ रहे हैं आपके शोध के, आपके प्रयोग के, उनको आप सामान्यकरण नहीं कर पाते हैं टू सिंगल ट्रीटमेंट, है ना। केवल एक ट्रीटमेंट को लेके आप कहेंगे कि ना इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसने जो पिछले प्रभाव ट्रीटमेंट लिए थे, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर हो। समझ में आ रही है बात? मतलब हम किसी, आपने तीन तरह के आपने उनको ट्रीटमेंट दिए, और किसी एक ट्रीटमेंट को लेके हम बोले कि इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसकी बात हम ऑलरेडी पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं, एग्जाम्पल जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट डिजाइन की, है ना। जब हम बदल बदल के उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, है ना। परंतु हम किसी एक को, हम मिला जुला तीनों का इफेक्ट की बात कर सकते हैं, किसी एक के इफेक्ट के बाद हम बारे में हम सॉलिड रूप से नहीं कह सकते। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। तो अभी आज हमने बात की वाह्य वैधता की, ठीक है ना। तो वाह्य वैधता आपको समझ में आ रही है कि वाह्य वैधता किससे संबंधित है? वाह्य वैधता संबंधित है यूजफुलनेस से। आपके जो परिणाम है, वो परिणाम कितने उपयोगी हैं, क्या वो परिणामों को हम सामान्यकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सामान्यकरण जब कब नहीं कर सकते, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स होते हैं। पहला थ्रेड जो जो हमने डिस्कस किया, इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, है ना। जो हम किसी भी चीज का चुनाव कर रहे हैं और उपचार के बीच में जो अंतर क्रिया हो रही है, उसका प्रभाव होता है। फिर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के बीच में अंतर क्रिया क्या हो रही है, हम किस प्रकार से टेस्टिंग करें, किस प्रकार कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इंटरेक्शन ऑफ सेटिंग, सेटिंग किस प्रकार से अपने आपने प्रयोग की बनाई और उपचार कैसे कर रहे हैं। इंटरेक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट, आप जो उपचार दे रहे हैं और समय, है ना, कितने समय, कितना पुराना, कितना नया, इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद अपन ने बात की यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बायस और हॉथॉर्न इफेक्ट की बात की, है ना, कि जो चीज होती है कई बार
जाने अनजाने उस चीज का प्रभाव पड़ता है। और प्लेसबो है ना, जब जो कि रियल नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है, सूडो कह सकते हैं, है ना, उसका इफेक्ट। और मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस की बात की। ये सारे थ्रेट्स होते हैं वाया वैधता को कम करने के लिए, जिनको किसी भी एक अच्छे प्रयोगकर्ता को पूरी तरह से नियंत्रित रखना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं हम, ब्रीफ में मैं बात कहूंगी डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो अब हम शुरू करेंगे, जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसकी आज हम आउटलाइन बात करेंगे, फिर अगले व्याख्यान में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कितने प्रकार के टाइप्स के हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ेंगे अभी, और उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये जो मैंने बनाया है सिंपल, आपको एक जनरल जानकारी देने के लिए, एज पर द कैम्बेल एंड स्टैनले 1963 में उन्होंने ये बताया था, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, कितने कैटेगरीज में, उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, है ना, पूर्व प्रयोगात्मक शोध प्राकल्प। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी प्रयोगात्मक शोध प्राकल्प। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, है ना, वास्तविक प्रयोगात्मक शोध प्राकल्प। अब इनमें अंतर क्या होता है, इस अंतर को समझने के थोड़ा सा इस चार्ट पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे मुख्य मुख्य बिंदु जिन पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, विषय का चुनाव हम कैसे करते हैं। जो प्रयोगात्मक शोध होता है ना, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, पूर्व प्रयोगात्मक शोध डिजाइन, तो इसमें सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन द फील्ड। हमको आसपास की फील्ड में आसपास जितने भी बच्चे उपलब्ध होते हैं उनको हम चुन लेते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सब्जेक्ट एज अवेलेबल इन द फील्ड, है ना, तो यहाँ पे वही बात होती है, हमको सब्जेक्ट जो अवेलेबल थे हमने उनको ले लिया। परंतु ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होता है, यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स को रैंडमली यादृच्छिक विधि द्वारा ही चयन करते हैं। जब यादृच्छिक विधि द्वारा चयन करेंगे तभी आप कह सकते हैं कि हमारा शोध कैसा है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वास्तविक शोध प्राकल्प है, प्रयोगात्मक शोध प्राकल्प है। ठीक है, दूसरा जो बिंदु जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार किस प्रकार का दे रहे हैं, कौन सा उपचार तय किया। तो जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है, नो स्कोप ऑफ रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, जैसे कि आपने कहा ना, 2 सेक्शन हमने चुने, ए और बी बना लिया, ए ग्रुप को हमने बिना सोचे समझे बोल दिया, ए को हम बना देंगे प्रयोगात्मक ग्रुप बना देंगे, और बी को हम नियंत्रित समूह बना देंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। आपने यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट, हम इसको इस कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल से पढ़ाएंगे, दूसरे को हम व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपने रैंडमली असाइन नहीं किया ट्रीटमेंट को, है ना, आपने आप बायस होकर आपने मन से जो भी आपने चाहा वो कर दिया, तो नो स्कोप ऑफ रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जो दूसरी क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, ट्रीटमेंट इज असाइंड रैंडमली। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट को कैसे कर रहे हैं, कि वहां पर हमने चिट डाली, लॉटरी सिस्टम से आपने या चिट डाल के आपने उठाया, और जिस सेक्शन को निकला वहां पर आपने इसको असाइन किया कि हम इस ग्रुप ग्रुप को, इस समूह को किस उपचार, किस प्रकार का उपचार देंगे। इसी प्रकार से जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है उसमें भी हम ट्रीटमेंट इज असाइंड रैंडमली, हम वहां पर भी यादृच्छिक विधि द्वारा ही उपचार को असाइन करते हैं। ठीक, समझ वाली बात। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट है कंट्रोल। अगर ओवरऑल कंट्रोल देखा जाए तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का कैसा होता है, पुअर कंट्रोल, है ना, निम्न स्तर का नियंत्रण होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में थोड़ा ठीक होता है, परंतु दी बेस्ट कंट्रोल हम कहेंगे, सबसे अच्छा कंट्रोल किसमें होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होता है। ठीक, इंटरनल वैलिडिटी की बात करें हम, तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की इंटरनल वैलिडिटी बहुत कम होती है, पुअर होती है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की थोड़ी बेटर होती है, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बेस्ट, दी बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी भी क्या होगी यहाँ पर, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की पुअर होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बेटर होती है, और यहाँ पर दी बेस्ट, सबसे अच्छी होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। असेसमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो असेसमेंट कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम करते हैं, सीधे सीधे। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कैसे किया आपने उसको, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ, हमारे जो शोध का जो प्राकल्प है, उसका जो प्रयोगात्मक शोध का जो प्राकल्प है उसके अनुसार हम उसका असेसमेंट करते हैं। परंतु जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन।
अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें भी यहाँ पर भी सेम है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, परंतु ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो तीनों में जो असाइन असेसमेंट है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अनुसार किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब यही बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं सोचती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से, और अगर कुछ भी आपको कठिनाई जाती है या परेशानी है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।